ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हुए थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के मल्टीपल रूल्स डिस्कस किए हुए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट रूल था वो था रूल नंबर 5, जो इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे बेस्ड था। तो आज हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। 2 रूल हमारे बाकी हैं, 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बाकी हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज रूल नंबर 6, इसमें स्पेशली हम किस चीज़ की बात करेंगे? हम इसमें बात करेंगे इक्विवेलेंट प्लेट कैपेसिटेंस की। तो हम इसमें बेसिकली बात करेंगे इक्विवेलेंट प्लेट कैपेसिटेंस की। इक्विवेलेंट प्लेट कैपेसिटेंस क्या होता है और इसे कैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, देखें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो है। होता क्या है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, लेट्स से पॉजिटिव सोर्स से और इनपुट सोर्स से, और उसका हमें इक्विवेलेंट पूछा जाता है। तो इसको मैं यार ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें गिवन है सर्टेन प्लेट्स, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये हमारा एग्जाम्पल है और क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया है कि इन दोनों प्लेट्स को इनपुट से कनेक्ट किया है, दिस इज ए, और इस प्लेट को कनेक्ट किया है आउटपुट से बी। ओके, तो अभी इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होगा। लेट्स से मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ डी है, ठीक है, और इन प्लेट्स का एरिया वो कुछ ए है। तो आप समझ गए होंगे कि ए और डी किस लिए दिया हुआ है। बीच में डाइलेक्ट्रिक भी रख सकते हैं, जस्ट सी प्रेडिक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको पूछेगा कि फाइंड द सी इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। सो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए फाइंड द सी इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। सो अभी करना क्या है, इसका मतलब है कि ए से इनपुट है और बी से आउटपुट कनेक्टेड है। डन। तो इक्विवेलेंट प्लेट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कैसे करना होता है, आप स्टेप्स ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, समझे करना क्या होता है, आपको नंबरिंग करनी होती है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो प्लेट्स दी हुई थी, ये प्लेट्स है, ओके, ये इनके कनेक्शन है, ये सपोज ए है और ये बी है। सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग कर देनी है प्रॉपर। तो ये याद है ना आपको कि कैपेसिटर जब बनाया जाता है प्लेट से तो आउटर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं आता है, सिर्फ इनर प्लेट पे चार्ज की हम बातें करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे इनर को नेम दे देंगे। तो मान लेते हैं ये फेस है 1, इस प्लेट का ये फेस हो गया 2, इस प्लेट का ये फेस हो गया 3 और इस प्लेट का ये फेस हो गया 4। क्लियर। अब करना क्या है, अब रीड्रॉ कर देना है आपको। तो अब आपको करना है रीड्रॉ। कैसे रीड्रॉ करना है, नेम वाइज करके कर देते हैं। जैसे आपको जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ए बी सी कनेक्टेड, तो एक पॉइंट ए है और लेट्स से ये दूसरा पॉइंट है बी। डन। सब लोग ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर 1 कि प्लेट मतलब पॉइंट ए से कितनी प्लेट कनेक्टेड है। देखो आप फिगर में देख सकते हैं 1 कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है। तो मैं फिगर बनाऊंगा कि यार 1 से जो है हमारा 1 कनेक्टेड है प्लेट नंबर 1, और 1 से ही कनेक्टेड है कौन, प्लेट नंबर 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 4। अब फिगर में देखो 1 के सामने कौन सा प्लेट है, 1 के सामने है प्लेट नंबर 2। तो 1 के सामने मैंने बना दिया, ये है प्लेट नंबर 2। तो मैं इसको रेफरेंस दे देता हूँ, ये 1 के सामने इसलिए मैंने बना दिया प्लेट नंबर 2। अब देखें क्या कि 4 के सामने कौन है, तो 4 के सामने है प्लेट नंबर 3, 4 के सामने है प्लेट नंबर 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बना देते हैं ये प्लेट और इसका नेम दे देते हैं 3। क्लियर। अब फिगर में देखो कि 3 और 4 ये बी के ही पार्ट है, ये एक ही प्लेट का आगे पीछे का पार्ट है ना। दैट मीन्स दे आर नथिंग बट अ सिमिलर थिंग, दे आर कनेक्टेड टू बोथ एज बी। तो अगर आपने ये बना लिया, रीड्रॉ कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है अब आप आराम से लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट बोथ आर इन पैरेलल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी प्लस सी। ओके, सो आंसर हो जाएगा सी प्लस सी, मतलब कितना, 2c। अब बात है कि एक सी कितना है, तो एक सी है ये डी डिस्टेंस जितना। क्लियर, इसी को तो हमने सी बोला है, इन दोनों प्लेट के बीच को, इसको हमने बोला है सी। तो मतलब सी की वैल्यू या सी नॉट बोल देते हैं, सी नॉट, सी नॉट।
तो अगर आंसर की बात करें सो हो जाएगा 2 और सी नॉट की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्वेश्चन में डी और ये सब बदल देगा, मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें डी और ये सब बदल देगा। किसी को रीड्राइंग में दिक्कत हो तो बताओ, एक बार पहले देखें, क्वेश्चन देखें, रीड्राइंग देखें, कुछ डाउट है तो पूछें। ओके, तो अदर एग्जांपल के थ्रू अब हम सीखेंगे। तो ये जो रीड्राइंग टेक्निक है, जो इक्विवेलेंट प्लेट कैपेसिटेंस है, उसको हम एग्जांपल के थ्रू ही सीखेंगे। तो लेट्स से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें। सर वो ये न्यूमरेटर में आएगा ना सी इक्विवेलेंट का? मतलब क्या पूछ रहे हैं? मतलब सी इक्विवेलेंट का 2a वो ए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आएगा। ओके, सॉरी, किसमें आप बात पूछ रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट सर सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। अच्छा, ओके, सॉरी, सी का फॉर्मूला, ओके, हाँ, सी का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, ये पॉइंट ठीक है। चलिए इसमें सॉल्व करें, फाइंड सी इक्विवेलेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, तो इससे आपको और क्लियर रखेगा कि कितना वेरिएशन आ सकता है। ऑल्दो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना होगा। ओके, जोया करेक्ट आंसर। चले देखते हैं, एक बार आप लोग समझें, पहले पहले प्लेट्स का नेम कर देते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। डन। अब स्टार्ट करते हैं। यार ए से क्या क्या कनेक्टेड है, देखो ए से कितनी प्लेट्स कनेक्टेड है, एक प्लेट कनेक्टेड है और एक प्लेट और कनेक्टेड है। डन। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये प्लेट अगर 1 है तो इसके सामने एक प्लेट और है जो क्या है 2। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 2 वो 2 भी ए से ही कनेक्टेड है। आप देखो, ऑफ कोर्स 3 भी ए का पार्ट है और 2 भी ए का पार्ट है, इसका मतलब ये वापस ए पर ही कनेक्टेड है। ओके, फिर बात करते हैं प्लेट नंबर 3। 3 के सामने एक प्लेट है 4 और ये 4 नंबर की प्लेट किससे कनेक्टेड है, बी से। तो अगर अब हम लॉजिकली बात करें तो ये जो कैपेसिटर है ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ना। इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यूजलेस। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट भी वही है और एंड भी वही है, मतलब इसका नेट कैपेसिटेंस क्या है, 0। तो फिर आंसर क्या आएगा सी इक्विवेलेंट का, सिर्फ एक कैपेसिटर ही आंसर में आएगा। मतलब अगर हम आंसर देखें सी इक्विवेलेंट का तो सिर्फ क्या आ जाएगा, सी नॉट, विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, तो एग्जांपल वाइज चीजें हम देख लेते हैं और लेट्स सी। ये एग्जांपल है, सबको ट्राई करना है और बन जाना चाहिए, ये एग्जांपल सबसे बन जाना चाहिए। चले सॉल्व करें इस क्वेश्चन के लिए, फाइंड सी इक्विवेलेंट।
Okay, good. Sanika, correct answer. Zoya, also correct answer. Very good. Anup, correct answer. बाकी लोग भी ट्राई करें, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है. ओके, अमान, आर्य, देशपांडे, नंदन, ऋतु. ओके, सारे लोग करेक्ट आंसर यार, बहुत अच्छा. चले फिर भी हम देख लेते हैं एक बार सॉल्विंग. क्या स्टेप्स है? पहले नंबरिंग कर दो प्लेट की इनसाइड की. 1 2 3 4. सब लोग ध्यान दें यार. 5 6. ओके, तो हमने ये नंबरिंग कर दी. अभी नंबरिंग के अकॉर्डिंग प्लेट देख लेते हैं. क्या ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है यार? ए से एक 1 प्लेट कनेक्टेड है. ए से एक 4 प्लेट कनेक्टेड है. ओके, सो एक ए से 1 कनेक्टेड है और एक प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है. 1 के सामने एक है प्लेट 2. क्लियर? और 2 किससे कनेक्टेड है? बी से कनेक्टेड है. स्टेप्स माइंड करें. फिर 4 के सामने एक प्लेट और कनेक्टेड है. कौन सी? 3. 4 के सामने 3. 3 भी किससे कनेक्टेड है? बी से कनेक्टेड है. फिर एक और बात देखें कि ए से एक और प्लेट कनेक्टेड है, दैट इज 5. 4 का एक पार्ट, एक 5, और 5 के सामने एक प्लेट है 6. और 6 किससे कनेक्टेड है? बी से कनेक्टेड है. तो बहुत ही क्लियरली दिख गया कि तीनों पैरेलल में, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सी प्लस सी प्लस सी, मतलब हो जाएगा 3c, विच इज 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो सारे लोग का करेक्ट है, 3c हो जाएगा. चले सेम एग्जांपल को थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे देख लेते हैं. लेट्स सी आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. सिमिलर क्वेश्चन बट डिफरेंट पैटर्न में. सपोज ये ए इनपुट है और ये बी आउटपुट है. अभी फाइंड करें. ओके प्रेम, गुड आंसर, करेक्ट. ओके, प्रेरणा करेक्ट आंसर. जयंत करेक्ट. आर्यमाने, ऋतु, अनूप. ओके, वेरी गुड, सबको करेक्ट है, दैट्स ग्रेट. तो सब लोग को आगे समझ में आ गया. चलो डिस्कस कर लेते हैं. सो नंबरिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 6. और एकदम क्लियर है. ए से कनेक्टेड एक प्लेट, दैट इज 1. 1 के सामने एक प्लेट 2 विच इज कनेक्टेड टू बी. फिर ए के सामने एक और प्लेट है, दैट इज 6. 6 के सामने कौन सी प्लेट है? 6 के सामने है 5. सो 6 के अपोजिट है 5. 5 कनेक्टेड है बी से. ओके, उसके बाद बी से और एक प्लेट कनेक्टेड है. सो बी से एक और प्लेट कनेक्टेड है. आप बोल दो चाहे 3 या 4, कुछ भी बोल दो. सो लेट्स से हम बोल रहे हैं 3. और उसके सामने एक और प्लेट है 4 विच इज अगेन कनेक्टेड टू बी. तो इसका मतलब ये कैपेसिटर तो खराब हो जाएगा ना, क्योंकि बी के अबाउट ही पूरा कैपेसिटर है. तो इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा. और सिर्फ ये दो कैपेसिटर पार्टिसिपेट करेंगे. तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है. सी इक्विवेलेंट का अगर आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जस्ट सी प्लस सी. आंसर होगा 2c विच इज 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ओके, गुड. अभी इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं. देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने रैंडम वेरिएशन किए जा सकते हैं. सो लेट्स से एक और वेरिएशन देख लेते हैं सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पे. ई से सिर्फ एक ही प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है. अभी सॉल्व करें.
फाइंड सी इक्विवेलेंट। नो तपन, दैट्स इनकरेक्ट आंसर। प्रीवियस आंसर आपका करेक्ट था बट ये वाला इनकरेक्ट है। जोया इनकरेक्ट आंसर। यार मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर मैंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया तो आप लोग तुरंत मतलब इतना इनकरेक्ट आंसर क्यों दे देते हैं? जो प्रीवियसली जो थॉट डिस्कस किए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो हम प्रोसेस समझाते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। प्रेम, वेरी गुड यार, करेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रेम। ऋतु करेक्ट आंसर। नंदन इट्स नॉट करेक्ट। आर्य इट्स नॉट करेक्ट। Okay, Tapan, now it's correct. Shanika, it's correct. Very good. Prerna, it's not correct. Recheck again. Zoya, still not correct. Anoop, correct. Very good. Jayant, very good. So I guess most of have you got this correct properly? Okay, let's see then. चले देखें तो बात कर लेते हैं यार, नंबरिंग कर देते हैं। कुछ लोग बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं यार, इसका मतलब आप लोग प्रोसेस सुन नहीं रहे हो यार। प्रोसेस अच्छे से सुने। 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोसेस देखें, स्टेप देखें मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ यार, देखो ए से कितने लोग कनेक्टेड है, तो ए से 2 ही लोग आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं। कौन कौन से कनेक्टेड दिख रहे हैं? प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 6। डन। तो पहले ए का कंट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना। प्लेट नंबर ए के सामने कौन है? 2। ए के सामने है 2। ओके, 1 के सामने है 2। 6 के सामने है 5। 6 के सामने है 5। बट देखो 5 किससे कनेक्टेड है? 5 कनेक्टेड है बी से। ठीक है, डन। बट दिक्कत ये है कि 2 किसी से कनेक्टेड नहीं है। 2 किसी से कनेक्टेड नहीं है मतलब ए और बी से, बट 2 का ही पार्ट है 3 ना। सपोज एक प्लेट है और ये 2 है और ये 3 है, तो दे आर कनेक्टेड बाय देमसेल्फ ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का ही एक पार्ट है 3, मतलब 2 किससे कनेक्टेड है? इनडायरेक्टली 2 3 से कनेक्टेड है। अच्छा, 3 के सामने कौन सी प्लेट है? 3 के सामने प्लेट नंबर 4, तो 3 के सामने प्लेट नंबर 4, और 4 किससे कनेक्टेड है? वो बी से कनेक्टेड है। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा पैटर्न। तो इसका मतलब ये जो दोनों है, ये किस में हो गए? सीरीज में हो गए। सो तो इनका सीरीज का आंसर कितना आ जाएगा? देखें कैसे निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो इनका सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा? c/2। अच्छा, ये c/2 अगर हम बात करें तो इनका इक्वलेंट आ जाएगा c/2, और इस c/2 का c के साथ पैरेलल होने वाला है c। तो पैरेलल में क्या होंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली सी इक्वलेंट क्या आ जाएगा? c + c/2। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना था यार, ऐसी छोटी गलतियां नहीं करना है। तो सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 3c/2 विच इज 1.5, और 3c/2 you can say, so 3 epsilon naught a/d। ठीक है, तो ये समझे यार, इस चीज को समझें कि प्रॉपरली आपको यूज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स प्रॉपरली यूज करने पड़ेंगे, अच्छे से रीड्रॉ करेंगे तभी काम बन पाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं। स्पेशल पॉइंट,
स्पेशल पॉइंट क्या है देखें, अगर आप इस क्वेश्चन में फील करें तो देखो आंसर क्या है 3c/2। देखो 4 प्लेट्स हैं बट बहुत ही रैंडम आंसर आया, क्या है 3c/2। अच्छा, इस क्वेश्चन में सब लोग देखें, इस क्वेश्चन में भी 4 प्लेट्स हैं बट आंसर देखो क्या है 2c आया है, मतलब बिल्कुल ही रैंडम आया हुआ है। इस प्लेट में देखो आंसर आया है 3c, और अगर आप देखो तो इसमें 3 गैप ही बन रहे हैं, 3 गैप ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अल्टरनेट कनेक्ट करते हैं प्लेट्स को तो बहुत ही अच्छे से हमारा फिक्स आंसर आता है। तो इसे एज अ स्पेशल पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, व्हेन n plates are connected alternate, then C इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, C इक्विवेलेंट आ जाता है जितने उसमें गैप बनेंगे उतने कैपेसिटर बनेंगे, मतलब C इक्विवेलेंट आ जाता है n-1 टाइम्स C नॉट। ये हमारा C इक्विवेलेंट आ जाता है। कैसे आएगा चेक कर सकते हैं, अभी देखें फिगर कैसा होना चाहिए, फिगर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। सपोज मैंने ऐसे 7 कर दिए हैं, तो देखिए कनेक्शन क्या होगा, अल्टरनेट, मतलब ये फिर ये फिर ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा। ये होगा हमारा ए, और इधर अल्टरनेटली कनेक्टेड होंगे बी। सो ये होगा हमारा लेट्स से बी। ठीक है, तो अगर इस तरह अल्टरनेट कनेक्टेड है तो जितने बीच में गैप बनते हैं ये हमारे पूरे कैपेसिटर्स के काम करते हैं। सो अगर हम टोटली बात करें तो 7 प्लेट्स अगर हमने ऐड की हैं तो कितने कैपेसिटर आ जाएंगे, 6 कैपेसिटर आ जाएंगे। तो इसे एज ए एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज को। क्या होगा फाइनली इसमें अगर बात करें तो इसका आंसर होगा 7 प्लेट्स, सो सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा 6c नॉट। ओके, तो ये एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन थी, अगर एन प्लेट्स कनेक्टेड है अल्टरनेट तो फिर क्या सिचुएशन होगी। ये सबको समझ आया, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतनी सारी प्लेट्स आप डायरेक्टली इसका निकाल सकते हैं जब प्लेट अल्टरनेट कनेक्टेड होंगी। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं। लेट्स सी इस एग्जांपल में थोड़े से चेंजेस लेके आते हैं। सर हाँ पूछें, सर मुझे कंसेप्ट में एक डाउट है। पूछिए। सर अगर प्लेट्स में डिस्टेंस और एरिया अलग अलग होगा हर एक प्लेट का, तो ओके फिर कैसे लिखेंगे हम? ओके ओके, चलो ठीक है अलग कर लेते हैं। चलो ये एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं जैसा आपने बोला। लेट्स से हम प्लेट का डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, तो ये लो मैंने डिस्टेंस चेंज कर दी, ये और चेंज कर दी। सो लेट्स से मैंने ये सेवरल प्लेट्स ली हैं। अभी गिवन डेटा ये हो गया कि इनके बीच की डिस्टेंसेस हमने चेंज कर दी हैं। तो लेट्स से अगर ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी डी है, और ये डिस्टेंस हमने कर दी है 2d। क्लियर, ये डिस्टेंस कर दी हमने 3d। क्लियर, कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका सी सबका बदल जाएगा, सबका सी अब क्या होगा, सेम नहीं होगा, बस ये फर्क पड़ेगा। ओके, तो चलो आप लोग खुद ट्राई कर लो। ले ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ, लेट्स से ये हो गया हमारा ए, और बी मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। चले सॉल्व करके आप लोग बताएं खुद ही। अभी क्या होगा, जो हम ऐड करते हैं याद है ना, सी डिफरेंट डिफरेंट सी करते हैं तो वो सी बदल जाएगा, अब सी सबका सी बदल जाएगा, दोनों प्लेट्स के गैप के अकॉर्डिंग आप सी लिखेंगे। ओके, सो अभी सॉल्व करें, ट्राई करें, देखिए करेक्ट आंसर आप लोग को आ रहा है या नहीं।
सब लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं तो प्रॉपरली ध्यान देंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सी प्लेट कनेक्टेड किसके अबाउट है और किसके सामने कौन सी प्लेट है। तो सबसे पहले किसे बनाएंगे, ए को बनाते हैं सबसे पहले कि ए के सामने कौन कौन सी प्लेट्स हैं। तो ए के सामने अगर हम बात करें तो दो प्लेट है, एक है 1 और एक है 8। 1 के सामने कौन सी प्लेट है, 1 के सामने है प्लेट नंबर 2 और 1 के सामने है प्लेट नंबर 8 के सामने है प्लेट नंबर 7। अब देखो आप कि प्लेट नंबर 7 कनेक्टेड है किससे, बी से। ठीक है, तो मैंने 7 को कनेक्ट कर दिया, बट देखो 2 भी कनेक्टेड है बी से, तो 2 भी कनेक्टेड है बी से। ये हो गया हमारा फिगर। अब बाकी बीच की प्लेट भी है क्या, बी से कनेक्टेड एक और प्लेट है कि कौन सी, 6 कनेक्टेड है। तो अब उल्टा फिगर चलेंगे क्योंकि ए कंप्लीट हो चुका है और बी कंप्लीट हो चुका है। तो देखो अब हम बी के तरफ से चलेंगे। बी के तरफ एक प्लेट है जिसे हमने क्या बोला है 6, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी हो गई, ये 6। 6 के सामने कौन सी प्लेट है, 6 के सामने एक प्लेट है 5। तो 6 के सामने एक प्लेट है 5। डन। 5 किसी से कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड है। 5 किसका पार्ट है, 5 है 4 का पार्ट। तो इसका मतलब आपको सोचना है कि 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। अब 4 के सामने कौन है, 4 के सामने है 3। तो 4 के सामने है 3। अब 3 किसका पार्ट है, 3 तो 2 वाले का ही पार्ट है ना। तो 3 को आप किससे ज्वाइन कर दो, 2 वाले से ज्वाइन कर दो। ये फिगर बन गया हमारा। अब आप इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दें। अब हाँ, एक चीज और जो गलती होगी आप लोगों से वो क्या हो सकती है, सी लिखने में। जिनके जिनके बीच की डिस्टेंस डी है, हमें पता है सी क्या होता है, सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी नॉट होता है इतना। तो इसका मतलब अगर डी डबल है तो सी कम हो जाएगा ना। तो 1 और 2 के बीच है वो क्या है, सी नॉट है। बट जो 3 और 4 के बीच है वो भी सी नॉट है। बट जो 5 और 6 के बीच में है वो कितना है, 2D, मतलब सी नॉट बाई 2। क्लियर। और ये जो थर्ड है 8 और ये कितना है, सी नॉट बाई 3, बिकॉज इसमें क्या यूज हुआ है, डी यूज हुआ है। अब आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है बेस्ड ऑन दिस। लेट्स सी। ओके जोया करेक्ट आंसर, आशुतोष करेक्ट आंसर, गुड। ओके प्रेम करेक्ट आंसर, गुड। ओके, तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि आपको इसका सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार ये दोनों तो सीरीज में है, ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि यार ये दोनों तो सीरीज में है, ठीक है चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर कनेक्टेड बाई दिस सिंगल वायर। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज मैंने बताया था ना कि अगर बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, और इनको मैंने एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर दिया है, ये शॉर्टिंग। तो अगर इनकी शॉर्टिंग हो गई है तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इनका क्या हो जाएगा, 0। कहने को ये दोनों ऐड हो जाएंगे बट बिकॉज ऑफ शॉर्टिंग इनका नेट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये जो 3 और 4 और 5 और 6 के बीच का कैपेसिटर है ये तो खराब ही हो जाने वाला है। तो इसका मतलब इसका अगर हम आंसर देखें तो सिर्फ कौन आने वाले, दो ही आने वाले, एक आने वाला सी नॉट और एक आने वाला सी नॉट बाई 3। दो ही बचेंगे ए और बी के बीच में। तो इसका मतलब अगर इसका फाइनल आंसर देखें तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नॉट प्लस सी नॉट बाई 3। बिकॉज पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 4 सी नॉट बाई 3 सी इक्विवेलेंट। तो ये जो डी और ये सारी चीजें थे वो हमने कंसिडर कर लिया हुआ है। तो ये इसमें किसी को कुछ डाउट है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि प्लेट कैपेसिटेंस के मैंने काफी सारी चीजें बता दी, मैंने सॉर्टिंग भी बता दी, फ्री प्लेट जो वेस्ट हो रही थी वो भी बता दी, सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि रूल ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछो, जल्दी पूछ ले अगर किसी को प्लेट कैपेसिटेंस में डाउट है। नहीं, ओके
सो रूल नंबर 6 लास्ट है ये हमारा, कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक। सो ओके, सो कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक हमें डिस्कस करना है लास्ट रूल। चले, तो कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक में देखें किस तरीके से हम बात करते हैं। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हमें बनेंगे, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू ही सीखेंगे, समझे? एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, ओके, ये इनिशियली सी नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डन, ये है इनिशियल, क्लियर। अब इसमें हमने चेंज कर दिए, ठीक है, अब हम इसमें क्या रख रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक रख रहे हैं। सो लेट्स से ये फिगर अब हमने चेंज कर दिया, ये इनिशियल था, अब हमें फिगर चेंज करना है और इसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, मतलब ये कैपेसिटेंस है और इसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा। लेट्स से हमने दो डाई इलेक्ट्रिक रखे, इधर पर एक रखा कुछ K1 और इधर पर एक रखा कुछ K2, तो ये मान लेते हैं कुछ K2 डाई इलेक्ट्रिक है, इनकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना होता है, ये K1 और K2 आपको गिवन है, समझिए K1 और K2 फिल कर दिया है। देन आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, क्लियर। सो देन फाइंड C इक्विवेलेंट, देन फाइंड C इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट भी पूछ लिया जाता है आपसे। K इक्विवेलेंट मतलब क्या है कि यार इन दोनों को हटा के आप क्या रख दो, एक सिमिलर K रख दो, उसको हम बोलते हैं K इक्विवेलेंट। तो मतलब अगर हम बोले कि इसका कुछ C इक्विवेलेंट आएगा, उसमें K1 K2 हटा के अगर हम एक अकेला K रख दें तो उसको बोलते हैं K इक्विवेलेंट। मतलब ये क्वाइट सिमिलर जो होगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन सब के जगह आप एक ही K फिल कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड K इक्विवेलेंट। तो K1 K2 अगर दिया है तो दो चीजें आपसे पूछेगा, C इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है और K इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है, डन। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक, मतलब अगर बीच में डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया है तो क्या होगा। सिंपल वाला हम सीख चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं कि यार बीच में एक ही डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस रख दी है तो क्या होगा, इसलिए मैं वो फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ कि मल्टीपल फिलिंग अगर हुई है तो क्या होगा। ओके, तो स्प्लिटिंग हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, वो देखें क्या रूल है उसका। आइडिया आपको यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि मेजरली हम क्या चीज करने वाले हैं, तो होता कुछ इस तरीके से समझे कि जब कैपेसिटर में हम डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं यहाँ पर, तो डाई इलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस होता है। तो सपोज ये K1 है, तो इसमें अलग चार्ज इंड्यूस होगा, ये अलग चार्ज होगा, ये अलग चार्ज होगा, डन। सपोज यहाँ पर है K2, तो K2 में एक अलग चार्ज होगा, K2 में एक अलग चार्ज होगा, ये अलग चार्ज होगा, ठीक। तो जब इसको स्प्लिट करने की बात आती है कि लेट्स से हम इसे स्प्लिट करें, कैसे कर सकते हैं स्प्लिट करना, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या ये जो दो भी प्लेट आप चूज करोगे उन पे ये जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। आप ऐसा डिफरेंट चार्ज नहीं फ्रंट में ला सकते हैं, डिफरेंट चार्ज फ्रंट में नहीं ला सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है, काम की बात है ये। तो मतलब क्या होता है कि कभी भी कैपेसिटर को जब चेक करते हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं, जब तक कि उसमें डिसिमिलैरिटी नहीं मिल जाती है। मतलब इसको मैं रूल लिखता हूं, रूल क्या है यहाँ पर, ऑलवेज कट द प्लेट्स along the current, क्लियर। और along the current का इन द सेंस हमारे यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टली। मतलब समझाते हैं कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ, तो ये एग्जांपल पे देखें, ये प्लेट में एक K1 फिल है और एक में K2 फिल है। हॉरिजॉन्टली कट करने का मतलब हमारा ये है कि आप चेक करो कि हॉरिजॉन्टली कब तक दोनों में चीजें सेम मिल रही हैं।
अगर मैं ऐसे कट करूँ तो देखो सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, मतलब हॉरिजॉन्टली जब तक हम नीचे आएंगे पूरा कैपेसिटर सिमिलर था, तो मतलब इस कैपेसिटर को हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्प्लिट? ऑफ कोर्स दिख रहा है कि ये कैपेसिटर सीरीज में आने वाला है, तो इस तरीके से ध्यान देना है। इस पैटर्न में मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस कैपेसिटर को कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये कैपेसिटर में K1 और K2 थे और ये अब कन्वर्ट हो गए अलग अलग K1 और K2, किसमें? सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? K1 और K2 किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। बट अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 इज इक्वल टू, देखना अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय, अब देखना अगर ये पूरी थिकनेस D थी, याद है हमने इनिशियली इसे D लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या है? हाफ हो जाएगी ना ये, तो ये कितनी होगी? D/2। तो इसका मतलब ये जो थिकनेस है ये क्या है? ये D/2 है। ये जो थिकनेस है ये D/2 है। तो ये थोड़ी सी आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, क्या कि जब आपने ऐसे हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया तो थिकनेस क्या हो गई थी? D/2। सेम चीज होगा C2 के साथ, वो क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। डन। अब हमें लिखना था क्या? C इक्विवेलेंट। तो देखो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिकॉज दोनों सीरीज में, क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं C1 C2 को। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D अपॉन 2 पर आ चुका है 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अच्छा अभी देखें यार, तो नीचे एडिशन है मतलब कॉमन ले सकते हैं, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ जाएगा और ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D एक बार और एप्सिलॉन नॉट A/D और एक बार, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D आ रहे हैं। नीचे अगर हमने देखा तो 2, अच्छा ये 2 इंटू 2 4 आएगा, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट A/D क्या आ गया? कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा? सिर्फ बचा K1 प्लस K2। तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा? एक एप्सिलॉन नॉट A/D कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो सी इक्विवेलेंट कितना सिंपल आ गया। सी इक्विवेलेंट आ जाएगा कुछ इस तरीके का, 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 डन इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आ गया हमारा क्या? सी इक्विवेलेंट। अब समझ गए होगे कि सी इक्विवेलेंट होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। सो कंपेयरिंग with C equivalent is equal to K equivalent into epsilon naught A/D। क्लियर? मतलब K equivalent रियल में K के जगह वहां पर क्या यूज हो रहा है, तो बहुत ही क्लियर आंसर आ जाएगा कि K equivalent कितना है? ये 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। आपको चाहिए तो आप याद भी रख सकते हैं, और ध्यान देना है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है कि उन्हें लगता है सीरीज है तो K भी सीरीज में होगा, और आंसर क्या कर देते हैं? K1 K2 बाई K1 प्लस K2। समझे? कुछ स्टूडेंट एक मिसकॉन्सेप्शन लेके चलते हैं, बोल देते हैं कि ये K1 K2 सीरीज में है तो K को सिर्फ लिख देते हैं K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ऐसे नहीं करना है, इसमें आंसर आता है 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो ये थोड़ी सी आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए यार, ये कैपेसिटेंस आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से इस चीज को सीख सकते हैं। तो आप लोग को ट्राई करना है कि एग्जाम्पल के थ्रू ही इन चीज़ों को सीखना है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और आपको तुरंत फील हो जाएगा कि उस एग्जाम्पल में कैसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ठीक है? तो अगर हम बात करें इनिशियली, तो इनिशियली क्या था? सिर्फ एक कैपेसिटर था, C नॉट था एप्सिलॉन नॉट A/D। देन अब हमने उसमें फिलिंग की है, तो देखें फिलिंग क्या की है, कुछ इस तरीके से फिलिंग की है। उसमें हमने हाफ हाफ पहले लास्ट टाइम किया था, अब हम इस तरीके से हाफ हाफ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा K1, और दूसरा हाफ जो होगा
कैसे भी फिल कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। दूसरा हाफ हो जाएगा K2। तो अब हमें आपको बताना है। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या होने वाला है। क्या होगा, अगर हम हॉरिजॉन्टली चलें, ध्यान दें, अगर हम हॉरिजॉन्टली चलें तो टिल वी रीचेस द मिड पॉइंट K1 ही मिलेगा, फिर मिड पॉइंट के बाद K2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब दो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होने वाले हैं वहां पर, K1 और K2 हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होंगे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि अब ये पैरेलल में है। तो ये सेटअप बन गया हमारा पैरेलल में, ठीक, ए बी डन। अब इसमें देखें क्या क्या गलतियां होने वाली हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या है, तो इसमें K1 फील्ड है, इसमें क्या फील्ड है, इसमें K2 फील्ड है। बट एक प्रॉब्लम होगी क्या, कि ये जो प्लेट है ये हाफ है ना इस प्लेट की, थिकनेस तो दोनों की डी ही है, तो थिकनेस इस बार दोनों की डी है, थिकनेस में कोई चेंज नहीं आया। बट ये जो प्लेट है ये अब हाफ हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब सब लोग को आइडिया हो गया होगा कि चल क्या रहा है और किस तरीके से काम करना है। प्लेट हो गई होगी अब हाफ। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो C1 C2 अब बदल गए होंगे। देखिए C1 क्या हो गया होगा, वो हो गया होगा K1 एप्सिलॉन नॉट और A की जगह A/2D। और C2 क्या हो गया होगा, C2 हो गया होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ये हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों पैरेलल में, मतलब आंसर क्या आएगा, C1 प्लस C2। और C1 है हमारा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D 2D हो जाएगा, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो अगर हम ध्यान दें तो सी इक्विवेलेंट बहुत ही सिंपल आ गया। सी इक्विवेलेंट देखें क्या आ जा रहा है इस केस में। तो सी इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो मुझे लगता है कि अभी सबको एकदम एग्जैक्ट आइडिया हो गया होगा कि चल के आ रहा है और सी कैसे निकालना है। बट याद रखना ये दोनों अब पैरेलल में हो जाएंगे, तो कुछ स्टूडेंट के इक्विवेलेंट भी डायरेक्टली पैरेलल में कर देते हैं, तो याद रखना मत करना ऐसा। फिर से बता रहे हैं, कंपेयरिंग विद C equivalent is equal to K equivalent into epsilon naught A/D. I can simply say कि K equivalent इसका क्या हो जाएगा। So from this we can observe कि K equivalent हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। जबकि अगर आपने K में डायरेक्ट पैरेलल लगा दिया होता तो आप सीधे लिख देते K1 प्लस K2। तो ये थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ऐसी गलती नहीं करना है। डन। तो ये दोनों केसेस सबको समझ में आ गया यार। पहला जो हमने बात किया कि कैसे स्प्लिट करेंगे, और दूसरा हमने जो बात किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताए। पहला सिनेरियो जब हमने ऐसे वर्टिकली फिल किया था, दूसरा सिनेरियो जब हमने हॉरिजॉन्टली फिल किया था। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर वो दो डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद अभी भी मतलब फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स अभी भी सेम ही रहेगा? हाँ, फोर्स बिटवीन द प्लेट सेम रहेगा। डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर कैसा है, आइसोलेटेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। याद आ रहा है, अगर आइसोलेटेड है तो सेम रहेगा, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो फिर उसमें के का यूज हो जाता है। इसलिए नहीं होता कि वहां पे डाइलेक्ट्रिक आ गया है, इसलिए होता है कि उस प्लेट का चार्ज बदल गया होता है। ठीक है। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन टाइप से चीजें रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस एग्जांपल के थ्रू वो सारी क्लियर हो जाती हैं। जैसे बात करें, लेट्स से इनिशियली तो सिंपल है, इनिशियली कुछ नहीं है। इनिशियली एक कैपेसिटर है जो आपको गिवन है C नॉट एज एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है। देन अब हमने उसमें फिलिंग की और थोड़ा सा और बढ़ा दिया। सो लेट्स से फिलिंग का क्राइटेरिया अभी भी ये D है, मतलब थिकनेस मत बड़ा समझ लें, मैं जस्ट फिगर लार्ज कर रहा हूँ।
ओके अब लेट्स से हम 3 डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं। सो लेट्स से हाफ में कुछ अलग और रिमेनिंग हाफ में कुछ अलग, यहाँ पर अलग और ये डाइलेक्ट्रिक अलग। सो बेसिकली हमने 3 डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब हमें बताना है कि उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा। और इस बार लेट्स से डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ। ओके तो लेट्स से डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दे देते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है कुछ 2K, इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू लेट्स से 3K और इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू लेट्स से 6K के नॉट। ओके तो ये 3 डाइलेक्ट्रिक फिल किए हैं और तीनों की वैल्यूज दी है। तो जल्दी से आप सी इक्विवेलेंट निकालें, सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट। सबसे पहला देखना है आपको एक चीज, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। सब लोग यार पहले रुके, सब लोग पहले ध्यान दें, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ आते हैं, मतलब देखते हैं कि यार देखो अभी इस लाइन पे सब कुछ सेम है, इस लाइन पे सब कुछ सेम है, फिर इस लाइन पे देखो दो अलग अलग हैं, तो जैसे हमने प्रीवियसली किया है सीरीज बना के वैसे कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल पे सारी चीजें क्या होती हैं, पैरेलल। तो इस तरीके से करेंगे कि यार ए पॉइंट से एक तो पूरा जब तक अलग नहीं हुआ जब तक कि ये पूरा 2K नॉट था, एक तो हुआ ये। फिर उसके बाद नीचे के हाफ में देखा तो दो पार्ट में लगे हुए थे दो कैपेसिटर छोटे छोटे, तो ये था 3K नॉट का और ये था 6K नॉट का। अब हमें दो चीजें बतानी है, सी इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट। आशुतोष नॉट करेक्ट, प्रेम करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जोया नॉट करेक्ट, अनूप वेरी गुड करेक्ट यार। देखिए मुझे पक्का पता है आप लोग सिली मिस्टेक कर रहे होंगे, क्या कि देखो ये ऊपर वाली प्लेट हाफ हो गई है, यार ये ध्यान दो कि ये प्लेट अभी हाफ एरिया की बची हुई है। सिमिलरली विद दीज प्लेट्स ये हाफ एरिया के बचे हुए हैं, बट इन जो नीचे वाले दो इन पे एक और प्रॉब्लम है कि ये दोनों डिस्टेंस में भी हाफ है। तो ये दोनों डिस्टेंस में भी हाफ है, दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है, तब आप फाइनल आंसर अप्रोच कर पाएंगे। प्रथमेश नॉट करेक्ट, गौरी कारंजकर करेक्ट आंसर, रुजुता नॉट करेक्ट, शानिका करेक्ट आंसर, गुड। ओके यार मैं सॉल्व करता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है मतलब 3-4 लोग के करेक्ट आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट ने 10 टाइम्स दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि उनका 10 टाइम्स कैसे आ गया है, 10 टाइम्स कैसे आया। नहीं अथर्व गलत आंसर, आर्यमा ने करेक्ट आंसर,
नंदन इट्स इनकरेक्ट, अमान इनकरेक्ट। यार बहुत सारे लोग 10 आंसर दे रहे हैं, रुको चेक करते हैं, देखें देखें क्या गलती हो रही है। सॉल्व करते हैं पहले, इसे मान लेते हैं यार, कुछ मतलब प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। C1 C2 करके करते हैं। सो ये हो गया अपना C1, ये हो गए अपने लेट्स से C2 एंड C3। तो हम इस तरीके से पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया C2 और ये हो गया C3। चलो C1 C2 C3 जल्दी से लिख लेते हैं, अभी आप लोग पता नहीं बार बार क्या गलत कर रहे हो। देखें C1 कितना हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A इज A/2 अपॉन D। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा K नॉट एप्सिलॉन नॉट A/D। सिंपल आ गया, डन। C2 देखें, C2 है K that is 3K नॉट एप्सिलॉन नॉट A that is A/2 अपॉन D। तो D भी D/2 है, सो D/2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 3K नॉट एप्सिलॉन नॉट A/D। डन। ओके नेक्स्ट C3 की बात करें तो C3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6K नॉट एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, डिस्टेंस भी आ। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 6K नॉट एप्सिलॉन नॉट A/D। तो क्यों ना इनको थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिख ले कुछ इस तरीके से, ये C0 है, ये 3C0 है और ये 6C0 है। क्लियर। अब चलो सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इनका C इक्विवेलेंट पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट डैश टाइप C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। डन। और देखो C2 C3 कितने हैं, ये 3C0 इंटू 6C0 अपॉन 3C0 प्लस 6C0, ये चीज है। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 639,932, तो आंसर आ जाता है 2C0। डन। तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है फाइनली। फाइनल आंसर अगर इसकी बात करें इस फिगर का, तो इसका रिड्यूस्ड सर्किट हो जाएगा कुछ C1 और ये हो जाएगा कितना 2C0, ये आ जाएगा फिगर। तो इसका मतलब ये दोनों अभी क्या होंगे, फाइनल C इक्विवेलेंट, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो फाइनल C इक्विवेलेंट की बात करें क्या होगा, C0 प्लस 2C0, तो आंसर कितना आ जाएगा 3C0। तो इस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट बहुत ही सिंपल आ गया हमारा। C इक्विवेलेंट आ गया 3C0, मतलब क्या है 3K0 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये आ गया हमारा। तो मुझे पता नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट 10 क्यों लेके आए हैं, अब उनमें से कोई एक मुझे एक्सप्लेन करे उनका आंसर 10 क्यों आ गया था, मतलब क्या मिस्टेक की। और इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग विद C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D। इससे अगर कंपेयर कर दें तो हमें K इक्विवेलेंट भी उसका पता चल जाएगा कि K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। सो बहुत ही क्लियर है, K इक्विवेलेंट आ रहा है 3K0 जितना। तो इस तरीके से चीजें बहुत सिंपल बन जाती हैं। अच्छा अभी देखना है कि ये क्वेश्चन में देखो, सब ध्यान दे, क्वेश्चन में मैंने C1 C2 C3 ये निकाल के रखा है। एग्जाम में इतनी जरूरत नहीं होती है। देखिए एग्जाम में कैसे करते हैं, एग्जाम में ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने इतना लिखा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम में सीधा करना होता है इस फिगर के बाद ये वाला फिगर। कैसे, आपको पता है फॉर्मूला होता है 2K एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2। तो 2 कैंसिल, आप सीधे बोलोगे कि यार ये है C0। फिर बोलोगे इसे 3 A/2 D/2, दोनों कैंसिल, क्या आएगा 3C0। फिर इसे बोलोगे 6C0 और इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब आपको ये जो मैंने इतना सारा लिखा है यहाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये तो बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे C1 C2 C3 आ रहे हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है, एग्जाम में आप डायरेक्टली करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो चलो कोई जिसका आंसर 10 आया था वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें, आंसर 10 कैसे आ गया था। मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ने 10 आंसर किया था, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा। अमान, एक्सप्लेन करना चाहोगे आंसर 10 कैसे आ गया था, क्या गलती की। अमान या शुरू से जो
basis और 1/c equivalent का ओके 1/c equivalent की वैल्यू वहाँ पे पुट की सर। अच्छा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सही से नहीं रखी, थोड़ा भी हमें प्रिसाइज नहीं पता चल रहा कहाँ पे हाँ थी हुई। सर वो सीरीज वाला लाइक वो पैरेलल जैसे ही डायरेक्टली ऐड कर दिया था। अच्छा 6+3 ओके 6, अरे यार ओके ओके ठीक है यार, ध्यान देना यार, ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी गलतियां नहीं करनी है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दो आप लोग कि आपने 3 और 6 को डायरेक्टली ऐड किया, बट ठीक है चलेगा, ये इसका मतलब आपका बैकग्राउंड में थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, बट आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि के का कैसे यूज करते हैं। ओके, तो अपन एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, लेट्स सी। सेम सॉर्ट है, इनिशियली कुछ कैपेसिटर सिमिलर है, इनिशियली सिंपल कैपेसिटर है, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सिंपल कैपेसिटर है। देन अब इसमें हमने डिफरेंट टाइप की फिलिंग की हुई है, तो लास्ट में जैसा हमने किया था उससे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देंगे। तो ये लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब इसमें हम फिलिंग करते हैं। सो फिलिंग लेट्स से ये हुआ के 1, इसमें हाफ फिल किया, कुछ के 2 और इसमें कुछ फिल किया के 3। सो ये क्वेश्चन है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है कि फाइनली के कितना रहेगा और सी इक्विवेलेंट कितना रहेगा। अच्छा इनकी वैल्यू दे देते हैं, K1 K2 की वैल्यू लिख लें, वेयर लेट्स से K1 मान लेते हैं कुछ 2K नॉट है, K2 मान लेते हैं कुछ 4K नॉट है, और K3 लेट्स से K नॉट है। नहीं, इसको थोड़ा और ज़्यादा मान लेते हैं कुछ ये 6K नॉट है। चलिए अभी सॉल्व करें। चले यार, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन में एक सबसे गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट को समझें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझें। ये क्वेश्चन में होगा क्या, इस तरीके से होगा, और ये दोनों ओके, सो ये दोनों अपने पॉइंट हो गए, और इस पे हमारी जो वो भी फिलिंग है वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। ये हो गया अपना क्या K1, और ये हो गया अपना K2 और K3। बताओ कितने लोग इस तरीके से ये अप्रोच कर रहे हैं या कोई डिफरेंट अप्रोच कर रहा है तो बताए, किसी ने डिफरेंट तरीके से इसे सोचा है तो बताए हमें, ये सारे लोगों सर ने वो ऐसे ही सोचा। K1 हाँ सर वो K1 को भी हॉरिजॉन्टली आधा करके फिर वो K2 और K3 के साथ सीरीज में डाल। क्यों ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं?
मतलब मैंने वैसे किया। हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करते हैं ना हम। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर ये है, ओके गुड। पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स ये भी हम सोच सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे, बट आपको ये मान के रखना है ये रॉन्ग है। रीजन क्या है इसके रॉन्ग होने का? रीजन ये है कि ये जो प्लेट है, आप समझे, इसमें हाफ प्लेट में K2 का इफेक्ट होगा और इसके हाफ प्लेट में किसका इफेक्ट होगा? K3 का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर K2 का इफेक्ट और यहाँ पर K3 का इफेक्ट है, बट इस प्लेट में अगर देखें तो इस पे K2 का इफेक्ट है और इस पे K3 का इफेक्ट है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको एज अ कंप्लीट प्लेट कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। सो इसे वी कैन नॉट कंसिडर अ सिंगल प्लेट, सो वी कैन इट अ सिंगल प्लेट। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कभी अगर स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है तो आप हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बनाते चले। जब तक K2 का कॉम्बिनेशन मैच हो रहा होगा K1 के साथ तब तक सेम प्लेट रहेगी। अगर डिफरेंट है तो ये पूरी एक सामने नहीं आ सकती, क्योंकि इस प्लेट में तो सेम होगा ना थ्रू आउट और इसमें दो अलग अलग है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट सिनेरियो पे फिर हम फोकस करेंगे। सो एक्चुअल वे क्या हो जाएगा? एक्चुअल वे हो जाएगा कि K1 के भी दो पार्ट करेंगे और K2 और K3 तो अलग होंगे ही। तो अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को अभी यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि क्या करना है। तो अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, काफी है, आप जस्ट समझ जाएंगे। ये हो गया K1 और ये भी नीचे K1, देन ये वाला अपना K2 और ये अपना हो गया K3। सो ये होगा सी इक्विवेलेंट का तरीका। बाकी गलती क्या हो सकती है कि इसका एरिया a/2 है और इसकी डिस्टेंस क्या है? d/2। समझ आया? तो इसका मतलब क्या हो जाने वाला है? सारा कुछ a/2 और d/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ k के टर्म्स में आंसर आएगा और आप जस्ट ऐड करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं हम, सिंपल ही रहने देते हैं, यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट का पार्ट कंप्लीट होता है। जो हमने इक्विवेलेंट की बात की थी वो इक्विवेलेंट वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, चलिए, तो अब थोड़ा सा एक और चीज है जो कभी कभी फिजिक्स में इतना पूछा नहीं जाता है, बट दो लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो नीट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए और प्लस बोर्ड्स में भी है आपके, तो इसलिए हम उस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जेई में इतना कभी पूछा नहीं जाता इन चीजों पे, बट नीट और बोर्ड्स में दोनों में चांसेस रहते हैं। तो हम थोड़े से कुछ डेफिनेशन टाइप वाले टर्म देख लेते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं, यहाँ पर हमारा सी इक्विवेलेंट कंप्लीट होता है। सी इक्विवेलेंट का हमारा कंप्लीट हो जाता है सेक्शन, ये हटा देते हैं अब हम। तो सी इक्विवेलेंट का हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब नया पॉइंट। तो लेट्स से हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो बोर्ड्स में आपके डेफिनेशन लिखने के लिए आती हैं, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे और कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। ओके, तो हमें देखना है डाई इलेक्ट्रिक्स। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? कोई बताएगा व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स? कोई बताए डाई इलेक्ट्रिक? एक्चुअली डाई इलेक्ट्रिक क्या है? डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं? बताओ, कोई बताए डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर होते हैं। ओके गुड। अरे भाई लोगों, कंडक्टर अगर हो जाएंगे, आशुतोष तुम बताओ यार, तुमने तो मुझसे बहुत बार ये बात पूछी थी, डिस्कस की थी, अगर इसके बीच में मैंने मेटल रख दिया तो मेटल का डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? इनफिनिट। इनफाइनाइट होता है। तो यार जब मेटल का डाई इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट होता है तो कंडक्टर कैसे हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक? तो सेमीकंडक्टर ही बोला मैंने। अच्छा, सेमीकंडक्टर बोला। खैर सेमीकंडक्टर भी नहीं है, ये इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं। अब आप सोचोगे सर इंसुलेटर है तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर हैं जो कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक्स कुछ स्पेशल टाइप के इंसुलेटर हैं
जो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर बात करूं, some insulators which can store electric energy. So which can store electric energy. अब पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कैसे स्टोर करते हैं। तो याद है हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली में उसमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है। मतलब क्या, सपोज ऐसा हमने बताया था कि एक प्लस है और नेगेटिव क्लाउड है चारों तरफ, और हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस जो होता है वो अवे हो जाता है और जो क्लाउड होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नेगेटिव इस तरफ एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव इस तरफ, और ये क्या बन जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा इसका। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो डाइपोल मोमेंट में काम आता है, हमारे डाइपोल मोमेंट हम उसका निकालते हैं। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके मेजरली दो पार्ट हम डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक में, दो टाइप, ठीक है। वो दो टाइप क्या क्या है, एक हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। अब इनका हम थोड़ा सा डेफिनेशन और चीजें देखेंगे कि क्या क्या है नॉन पोलर। देखिए पोलर और नॉन पोलर, तो अभी आपको थोड़ा सा तो फील आ रहा होगा कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होने वाला है। कि पोलर में जो होगा पोलैरिटी कुछ ना कुछ रह जाएगी, पोलर में कुछ ना कुछ पोलैरिटी रह जाएगी, और नॉन पोलर मतलब पोलैरिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब क्या ऐसा होगा, देखें पोलर का मतलब ये जिनमें कुछ पोलैरिटी रिटेन हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव है, डन, और ये नेगेटिव है, हमें पता डाइपोल मोमेंट के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए। बट सोचो इनिशियली प्लस बीच में था और क्लाउड ऐसे सराउंडेड था पूरा एकदम, मतलब ये है कि साइज ऑफ प्लस जो था और साइज ऑफ नेगेटिव जो था वो दोनों सेम थे अगर, तो क्या होगा, दोनों का जो नेट डाइपोल है वो तो कैंसिल आउट होने वाला ही होगा। क्लियर। तो इस केस को हम बोलते हैं नॉन पोलर, जिनमें उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम जगह पर हो जाता है। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यही है और पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास भी वही है। तो वो केस में पोलैरिटी उसकी कैंसिल आउट हो जाती है और बन जाता है नॉन पोलर। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन वाइज पॉइंट वाइज देखें कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, तो पोलर की खास बात यह है क्या कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव या सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। मतलब इनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है, और इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड्स। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स। ओके अच्छा, दूसरी बात करें कि साइज में भी इनके फर्क देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव है उनका साइज क्या है, डिफरेंट होगा। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें पोलर में, तो पोलर में साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज डिफरेंट। सो साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charged molecules is different। और इसमें साइज ऑफ बोथ आर सेम। तो साइज ऑफ बोथ इज सेम। मतलब एग्जांपल वाइज देखें, एग्जांपल वाइज बात करते हैं कि पोलर में क्या आएगा।
पोलर में कुछ इस तरीके का होगा, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर, कि दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब लेट से ये इसका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन है, डन, और ये बन जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन। मतलब नेगेटिव जो होगा वो पूरा क्लाउड में फैला हुआ होगा एक, और उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। सो बेसिकली नेगेटिव पूरा ऐसे क्लाउड में यहाँ पर फैला होगा, वी कैन से लाइक दिस, इस टाइप का मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पे बात करें कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब ये है कि नेगेटिव एकदम प्रॉपरली सराउंडेड होगा और दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम प्लेस पे होगा। सो ये हमारा नेगेटिव हो गया। सो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इनकी, कि पोलर और डाइपोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। साइज वाइज भी एग्जांपल में बात कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो जैसे बात कर लेते हैं एग्जांपल, कैसे एग्जांपल हो गया HCl, H2O, ये क्या है, दोनों नॉन पोलर वाले में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोलर है, क्यों? क्योंकि इनमें साइज सबका डिफरेंट है। कैसे साइज डिफरेंट है? जैसे बात करें Cl का और उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें H, तो H काफी छोटा होगा Cl के रेस्पेक्ट में, समझ में आया? और जो डाइपोल मोमेंट होगा इनका कहाँ से होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये होगा पोलर डाइपोल मोमेंट। क्लियर? HCl, H2O की बात करें तो ऑफकोर्स H के साइज बहुत छोटे होते हैं O के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर ये O है तो जो H होगा बहुत छोटे ही होंगे। ठीक है, H, और ये हो गया हमारा O। तो अगर इसमें डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इस तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा P नेट। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये होते हैं डाइइलेक्ट्रिक जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, मतलब जिन पे ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट कुछ है और दोनों में ही होता है, बट डायरेक्शन वाइज साइज वाइज डिफरेंट है और क्लाउड वाइज डिफरेंट है। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर के एग्जांपल में आ जाएंगे आपके, नॉन पोलर के एग्जांपल में लेट्स से जो सिमिलर होता हो, मतलब CO2 मान लेते हैं, CO2। तो देखिए CO2 मतलब क्या हो जाएगा? तो CO2 रहेगा O और C, तो इनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो ये O और C, तो अगर हम देखें तो दोनों के जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो प्लस से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये चीज है कि इनका नेट सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा? यहीं पर मिलेगा, सेम C पर, जबकि इनका सेंटर ऑफ मास सबका अलग होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा। तो डबल O का और C का दोनों का सेम जगह पर होगा, तो इसलिए इसमें सेम सेंटर ऑफ मास है और साइज भी दोनों का नियरली सिमिलर है, साइज की बात अगर करें। ओके, तो ये वो चीज है जो हमने बात की कि डाइइलेक्ट्रिक कैसे डिफाइन है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक कैसे डिफाइन है और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कैसे डिफाइन है। अब हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक इन अ फील्ड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। सो ओके, तो डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड अगर बात करें तो इसमें जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लेके आएंगे तो दोनों क्या होंगे उसमें, अकॉर्डिंग टू द फील्ड उसमें चेंजेस आ जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं कि लेट्स से इनिशियली, तो इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली इसका ई नेट कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि होते क्या है, डाइपोल कैसे होते हैं? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमने बात की डाइपोल कैसे होंगे? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो लेट्स से किन की बात कर लेते हैं? नॉन पोलर वालों की बात, पहले पोलर वालों की बात करते हैं लेट्स से। तो क्या होंगे? सारे डाइपोल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कुछ इस तरीके से, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ भी हो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि ई नेट उनका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इनिशियली। ओके, अब हम उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें अगर, सो लेट्स से ये डाइपोल को अगर हम रख दें किसमें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें,
तो क्या होगा, तो अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो क्या होगा, तो होगा ये कि क्लाउड शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया सारे डाइपोल एकदम रीअरेंज हो जाएंगे, तो सारे डाइपोल क्या होंगे, एकदम रीअरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और किस तरीके से रीअरेंज होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इसका मतलब नेगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके का एक सेटअप बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे उसे, तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, क्लियर, कुछ वहां पर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, तो फिर उसे हम कैसे डील करेंगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव दिखेगा हमें, और बीच के न्यूट्रलाइज अगर हो गए, हम बोल रहे हैं नेट, तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा बहुत। और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चले, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दे कि अभी हमारे पास पता है कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है, तो अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई इंड्यूस टाइप वाली। अच्छा, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल वाली है वो तो जा ही रही होगी, जो बाहर से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो वो तो वहां पर रहेगी ही रहेगी। तो अगर हम इसका टोटल बात करें तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लेट्स से वो है ई एक्सटर्नल, तो ये है ई एक्सटर्नल। अच्छा, तो रियल में अगर हम इनसाइड देखें तो कितनी बचेगी, ई नेट कितनी बचेगी, वो हमें ध्यान देना है, ठीक। तो उसके वजह से ये जो चार्जेस हैं हम इनको बोल रहे हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो मतलब अगर अब कभी भी हम एक डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, क्लियर। तो अगर हम उस मीडियम में उसे निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखें, बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट मीडियम इनसाइड दैट मीडियम, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड तो आगे है, मतलब ई एक्सटर्नल जो है वो आगे है, माइनस ई इंड्यूस्ड उसे कर रही है। तो इस तरीके से हम हमेशा उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि कितनी होगी। डन। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हमें मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है, याद है ना फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/k टाइम्स हो जाती है अगर किसी भी डाई इलेक्ट्रिक में बात करें। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट थी तो मीडियम में कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट थी, तो इंड्यूस कितनी होगी हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें ई इंड्यूस्ड की तो ये हमारा फार्मूला बनेगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नॉट 1 - 1/k। तो यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालना चाह रहे थे वो ये निकालना चाह रहे थे, क्या सब लोग ध्यान दें और इसे रट ले यार, इसे रट ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है, क्या डाई इलेक्ट्रिक, अगर एक डाई इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ दैट जो भी मटेरियल है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है।
किसी को इसमें डाउट है कुछ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल ली हमने? स्टेप एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या हमें पता है कि मटेरियल के अंदर फील्ड जो होती है, ये याद है ना, ई का फॉर्मूला 1 K Q/R² होता है। तो जब भी कभी मटेरियल होता है तो K की वैल्यू जो होती है 1/4πε0। उसके जगह पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे K रख देते हैं ना, डाई इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है किसी मीडियम में, E/K। तो हम निकाल सकते हैं कि इंड्यूस कितनी होगी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने दो टाइप के डाई इलेक्ट्रिक डिस्कस किए हैं, पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, और हमने डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक में फील्ड कितनी इंड्यूस होगी। क्लियर? अब एक और चीज, इसे हम कैपेसिटर पे कैसे यूज करेंगे। क्लियर? तो सेम सेटअप को मैं यूज करता हूँ कैपेसिटर पे। इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस और बाउंड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस और बाउंड चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक। मतलब चार्ज कितना इंड्यूस होगा वो चीज। तो यार वो तो हमें पहले से ही पता है, क्या कि कैपेसिटर में अगर बात करें तो इनिशियली लेट्स से ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू है, समझे। अब हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। समझना आप लोग कि पॉइंट क्या हम बताना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो समझे थोड़ा सा। कि अगर हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो होगा ये कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? अब देखना कि इस प्लेट पे तो प्लस क्यू है, बट यहाँ पर इस सरफेस पे क्यू इंड्यूस्ड भी आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस भी हो गया है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैं एकदम पास में बना रहा हूँ, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस्ड है, कि कितना इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? और इंड्यूस्ड चार्ज की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हैं। कैसे? ई इंड्यूस्ड कितना आ रहा है, वो आ रहा है E0 1 - 1/K। डन। अच्छा, कैपेसिटर में हमें पता है कि E का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ कि ये E का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनसाइड अ कैपेसिटर। सो इनसाइड अ कैपेसिटर, तो इनसाइड अ कैपेसिटर ये हमारे पास वैल्यू होती हैं। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसे सिग्मा भी लिख सकते हैं और क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्मा इंड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट 1 - 1/K, और क्यू इंड्यूस्ड भी निकाल सकते हैं। सो क्यू इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, सेम, पहले था क्यू 1 - 1/K। तो ये नई चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, क्या, इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में, कि इंड्यूस्ड कितना होगा। ओके, तो कई बार चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं कि यार इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होगा डाई इलेक्ट्रिक में। तो डाई इलेक्ट्रिक में क्यू इंड्यूस्ड कितना होगा, Q - Q 1 - 1/K। चाहे आपको सिग्मा पूछे, चाहे K पूछे, कुछ भी पूछे, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो यार अभी 5 मिनट और मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और ये मतलब टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट और रुकें। एक लास्ट चीज बची हुई है, और ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई और नीट सारे में ही पूछी जाती हैं ये सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा आप लोग को इसको ध्यान देना है। 2 चीजें हैं, क्या, पोलराइजेशन क्या होता है, देखें। तो अगर हम बात करें, जो हम टर्म देख रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं हम कि पोलराइजेशन क्या होता है। सो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन की अगर हम बात करें, पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन ये है कि पोलराइज करने की कैपेसिटी डिपेंड करती है कि पोलराइजेशन कितना ज्यादा होगा। मतलब आप समझें, सपोज एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल। तो एक चीज समझना है आपको
कि इस मटेरियल में बहुत सारे छोटे छोटे डाइपोल पड़े होंगे, रैंडमली डाइपोल पड़े होंगे। तो इसका मतलब मैं सिर्फ अगर ड्रॉ करूं तो इसमें बहुत सारे रैंडम डाइपोल्स पड़े होंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि लेट्स से बहुत सारे इसमें डाइपोल रैंडमली पड़े हुए हैं, तो इनका अपना डाइपोल मोमेंट होगा। क्लियर? तो इनका अपना डाइपोल मोमेंट होगा। तो पोलराइजेशन ये होता है कि जब आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो ये कितना ज़्यादा पोलराइज होने वाला है। पोलराइजेशन का मतलब है कि जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो कितना पोलराइज होगा। तो यार वो सिंपल सी बात है, पोलराइजेशन सीधा डिपेंड करता है कि इसके पास डाइपोल कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक फिक्स वॉल्यूम में फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर डाइपोल्स बहुत ज़्यादा हैं, डाइपोल अगर ज़्यादा है देन पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पोलराइजेशन कैसे डिफाइन है। इट इज डिफाइंड एज dipole moment मतलब dipole moment in a unit volume. So it is defined as dipole moment per unit वॉल्यूम, इस तरीके से डिफाइंड है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें पोलराइजेशन की, सो पोलराइजेशन हो जाएगा डाइपोल मोमेंट मतलब पी वेक्टर ओवर वॉल्यूम। क्लियर? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कोई बताएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट अगर बात करें सो इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट, डाइपोल मोमेंट का यूनिट बताएं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू एल टाइप का। तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब कूलाम पर मीटर स्क्वायर टाइप का। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर टाइप का। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है, मैं एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन is related to या रिलेटेड टू कह सकते हैं या इक्वल टू, पोलराइजेशन इज इक्वल टू कि किसी डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे आने वाला है ना फाइनल चार्ज, इंड्यूस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू सरफेस चार्ज डेंसिटी induced surface charge density, surface charge density मतलब आप पोलराइजेशन को आप सिग्मा भी लिख सकते हैं। क्लियर? विच मीन्स Q बाई A भी लिख सकते हैं, Q इंड्यूस्ड बाई A भी लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न हो गया हमारा कि इस तरीके से हम पोलराइजेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है क्या कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। पोलराइजेशन में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ओके, तो कैपेसिटर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। बट हमें पता है कि जो कैपेसिटर चैप्टर है उसके बाद हमारा एक चैप्टर है करंट। ठीक है, कैपेसिटर और करंट। कुछ क्वेश्चन कैपेसिटर और करंट को मिला के आते हैं। ठीक है, तो जब हम करंट पढ़ लेंगे, कैपेसिटर पढ़ लेंगे, तो हम मिला के एक क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे जिसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस भी यूज होता है और कैपेसिटर भी यूज होता है। तो आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का अगर आपको सर्किट में मिलता है रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर, तो वो अभी डिस्कस नहीं करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बातें कर लेंगे कि कैपेसिटर और इसमें डिस्कशन किस फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके, चले तो
टेस्ट में जो होगा वो यहीं तक आएगा, मतलब यहाँ तक जो भी हमने आज डिस्कस किया हुआ है सिर्फ वहीं तक ही आएगा, ये चैप्टर जहाँ तक है। इसके बाद जो आर और सी का रिलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो किसी की कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? नहीं? ओके देन, प्रैक्टिस शीट जो मैंने डाली है वो प्रैक्टिस कर लो, डीसी पांडे प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट में अच्छा स्कोर करो। और वन मोर थिंग यार, ऐसा नहीं है टेस्ट पेपर हम बनाते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है और उसको कितना स्कोर आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट चीट करते हैं अभी भी टेस्ट में, तो यार वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स एग्जाम नहीं हो रहा है कि आप बुक ओपन करके और अच्छे नंबर लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैं यार ये सबको मेरा सजेशन समझ लो या वार्निंग समझ लो, नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि कोई गूगल कर रहा है। टेस्ट को टेस्ट की तरह ही दें, बगल में गूगल का टाइप करके क्वेश्चन नहीं सर्च करने लगे, ठीक है। तो वो चीज़ों का ध्यान दो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। जितने भी मार्क्स हैं आपके खुद के होने चाहिए, आपके एफर्ट होने चाहिए। ऐसा रैंडमली कुछ भी मार्क्स लाने का कोई पर्पज़ नहीं है कि अगर आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा बस मार्क्स बढ़ रहे हैं। एट द एंड पेरेंट्स को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा और टीचर्स को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो ध्यान देना यार, इस बार ऐसा कोई नहीं करेगा कि गूगल ओपन करके और क्वेश्चन आंसर आप डायरेक्टली कर रहे हो, ठीक है। ऑनेस्टली करें जो भी है। ओके, गुड बाय एवरीवन देन।